हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, मैं आज फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूं। 2 बूंद करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर काम आएंगी, काफ़ी सारे मार्क्स गेन करवाने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप लीड कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, अकेले अकेले फ़ायदा उठाने की ना सोचें। इतना खुदगर्ज होना और बेईमान होना ठीक नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। एक जर्नलिस्ट हैं अमसी प्रसन्न कुमार, उनको कृषि मीडिया अवार्ड मिला है। ये एक बस फैक्चुअल बात थी। कृषि मीडिया अवार्ड 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। ठीक है, ये साल में एक बार अवार्ड मिलता है ऐसे जर्नलिस्ट को जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग करते हैं भाई। ठीक है, वो दूसरे वाला नहीं, मुझे ड्रग्स दो मुझे ड्रग्स दो, वो वाले नहीं। वो वाले रिपोर्टर को नहीं मिलता ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024 राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर के अंदर ऑर्गेनाइज किया, और इसमें 20 एमिनेंट जियो साइंटिस्ट को ऑनर किया भाई। ठीक है, जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंस में थे। अगर वो अवार्ड की कैटेगरी देखें तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं कहाँ? इंसा के अंदर। ठीक है, वही वो पिताजी वाला इंसा नहीं, यहाँ दूसरा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ठीक है, और विजिटिंग प्रोफेसर है IISER ISER पुणे के अंदर। ये भी एक इंस्टीट्यूट है साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका? वर्क रहा है सॉलिड अर्थ एंड एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स का। इसके अंदर इनका बड़ा योगदान रहा है हिमालय लद्दाख के अंदर। और जो पेनिसुलर इंडिया है, यानी कि जो नीचे का इंडिया, ये पेनिसुला किसको बोलते हैं? ऐसी ऐसी लैंड जो तीनों साइड से एक साइड छोड़ के सारी साइड से पानी से घिरी हो। ठीक है, तो वहाँ सीज्मोलॉजिकल स्टडीज़ की हैं उन्होंने कि लेयर्स कैसे, किन कैसे मतलब अरेंजमेंट है यहाँ लेयर्स की। ठीक है, और कैसे ये चीज़ें डिसरप्ट करती हैं जब अर्थक्वेक वगैरह आता है। ठीक है, उसके बाद अवार्ड आ जाता है नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 का। ये मिला है श्री सुशोभान नियोगी को। ठीक है, ये सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कि इनकी रिसर्च भी टेक्टोनिक इवोल्यूशन के अंदर रही है भाई। जो मेघालय, झारखंड और बुंदेलखंड क्रेटन है, जो जहाँ पे ऐसी प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, उन वो कैसे शिफ्ट होती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर इनकी रिसर्च है। और मिनरल जेनेसिस वगैरह के ऊपर भी, कैसे वहाँ पे मिनरल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर इनकी स्टडी है। इनके अलावा, दोनों के अलावा 10 अवार्ड और मिले हैं जो कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड बोलते हैं, जिनको ऐसे लोगों को मिले हैं जिनको माइनिंग टेक्नोलॉजी और अप्लाइड जियो साइंस वगैरह, ग्राउंड वाटर स्टडीज़ के ऊपर उनकी जो है रिसर्च थी। ये अवार्ड जो है 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है इंस्टीट्यूट किया था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया सिक्योर्ड 5 मेडल्स एट द 11th ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। जो इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, उसका ये वर्ल्ड कप चल रहा था 2025 के अंदर, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो है होस्ट किया है। और जो विमेंस के अंदर तो तीनों ही गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तीनों ही मेडल हमारे हैं। और लगभग 208 शूटर जो हैं 19 कंट्रीज से बुलाए गए थे, शार्प शूटर्स। ठीक है, तो यहाँ अगर मेडल्स देखें तो विमेंस कैटेगरी के अंदर 50M प्रोन राइफल के अंदर गोल्ड मिला है अनुष्का ठोकुर को। ठीक है, सिल्वर मिला है अंशिक को, ब्रॉन्ज मिला है आध्या अग्रवाल को भाई। ठीक है, अगर मेंस की बात करें तो सिल्वर और ब्रॉन्ज हमने यहाँ हासिल किया है
दीपेंद्र सिंह शेखावत को सिल्वर मिला है। सिर्फ इन्होंने गोल्ड सिर्फ 1 पॉइंट से मिस कर दिया। और गोल्ड किनको मिला है? कामिल नूरियाखमेतोव, ठीक है। ब्रॉन्ज मिला है रोहित कान्यान को, ठीक है। ये बस याद रखना कि गोल्ड सिल्वर मेंस और विमेंस की कैटेगरी में किन किन को मिला है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ है एक छोटी सी, केरला की 70 साल की एक लेडी हैं, ओल्ड ग्रैंड लेडी, जिनका नाम लीला जोस है। और वो काफ़ी टाइम से वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। काफ़ी टाइम से ये स्काई जंपिंग वगैरह की और स्काई डाइविंग की वीडियोस देखती थी, तो इनके मन में भी लालसा उठी। इनका लड़का दुबई में रहता था, जब वहाँ उनसे मिलने गई तो उनका सपना साकार हो गया और 13,000 की फीट से उन्होंने स्काई डाइविंग की भाई। और ऐसा करने वाली ये केरला की स्टेट की और इंडिया की पहली जो है विमेन बन गई हैं, ठीक है। इनका नाम है लीला जोस। इंटरनेशनल ट्रांस डे जो है, ट्रांसलेशन डे जो है, सॉरी ट्रांस डे नहीं, ट्रांस कुछ और हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 30 सितंबर को, ठीक है। और 24 मई 2014 को जो है जनरल असेंबली ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया था एक रेजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। और किसकी याद में 30 सितंबर को रखा गया है? ये एक सेंट जिरोम करके एक सेंट है, ठीक है, जो बाइबल के पहले ट्रांसलेटर बताए जाते हैं। और जब उनका मतलब वो एक डे होता है ना इनका कि फीस्ट वाला, ठीक है, एंजॉइंग डे जिसको बोलते हैं, फीस्ट डे बोलते हैं उसको, उस दिन आराम से एंजॉय वगैरह करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो उस हिसाब से उस डे को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के अंदर सेलिब्रेट कर दिया भाई, ठीक है। और प्रमोट किसने किया इस चीज़ को? फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने इस बात को, इस चीज़ को प्रमोट किया, जो कि बनी थी 1953 के अंदर। और 1991 के अंदर जो है इसी फेडरेशन ने ये आइडिया लॉन्च किया कि क्यों ना हम ट्रांसलेशन डे जो है मनाएं। और फाइनली 2017 को जनरल असेंबली ने भी इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए जी, रिसेंटली जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स वगैरह हैं, उनके अंदर सर्वे हुआ था। और उसके अंदर पाया गया कि जो ड्रैगन फ्लाई और डैम से फ्लाई है, उनकी तादाद जो है रिसेंटली बढ़ गई है। ये जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स मतलब इनको अगर हम ट्रेस करें, इनकी लाइफ स्पेन को ट्रेस करें या इनकी संख्याओं पॉपुलेशन को ट्रेस करें, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि हमारा जो वहाँ का वेटलैंड है, वहाँ एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, ठीक है, वो गुड वे में फर्निश कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर उसकी हालत ख़राब है। इनकी संख्या का बढ़ना ये बात को दर्शाता है कि जो जितने भी ये जो सर्वे हुआ था, लगभग 7 जो है डीडी अथॉरिटी ने 7 जो है मेजर बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर जो सर्वे किया, उसके अंदर से अगर जनसंख्या इनकी ज़्यादा मिली है ड्रैगन फ्लाई वगैरह की, तो ये निकल के आता है कंक्लूजन कि वहाँ का पानी साफ़ है, क्योंकि जो इसके लार्वा वगैरह हैं वो ऐसे साफ पानी में ही सरवाइव करते हैं, और जो बढ़िया जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हो, ठीक है। और वो 7 जो पार्क्स है वो कौन कौन से हैं भाई? कमला नेहरू, कलिंदी, अरावली, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, तुगलकाबाद, नीला हौज और तिलपथ वैली, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बाई चांस इनका नाम 7 का कहीं भी एक का भी नाम देखो तो ये ध्यान रखना कि ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं ये, ठीक है। और इनमें से येलो टेल्ड जो ऐसी स्कीमर है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम मिला है यमुना डाइवर्सिटी पार्क के अंदर, ठीक है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, एक तो कि भाई ये पता चलता है कि ऑक्सीजन रिच वाटर है और बढ़िया क्लीन वाटर है, ठीक है। इसके अलावा भी जो और जो मच्छर वगैरह, मॉस्किटो वगैरह है, जो कि जिनसे बीमारियां फैलती हैं, वो उनको खाते हैं भाई ये ड्रैगन फ्लाई वगैरह, ठीक है। इवन उनके ड्रैगन फ्लाई के लार्वा भी मच्छरों को खा जाते हैं, तो एक तरीके से जो डिजीज कंट्रोल का भी ये काम कर देते हैं, ठीक है। ये थी न्यूज़, ये देखिए,
ऐसे वाला फिड़कला कह दिया करा जिसने, ठीक है। थर्ड एडिशन उन्मेष जो फेस्टिवल है उसका जो स्टार्ट हुआ था वो पटना बिहार के अंदर। ये एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है भाई, ठीक है। और इसके अंदर जो राइटर हैं, पोइट्स वगैरह हैं, स्कॉलर्स वगैरह हैं, वो आए 15 कंट्री से, 100 लैंग्वेज के अंदर जो है यहाँ चीज़ें प्रदर्शित हुई। और जो सीपी राधाकृष्णन जो अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो वहाँ के गेस्ट रहे। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है उन्मेष फेस्टिवल को? साहित्य अकादमी ने, ठीक है। किसकी सपोर्ट के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड बिहार गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, ठीक है। ये छोटा सा लोगो मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की थी, शायद आपको दिखे ना दिखे। उन्मेष का फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी बिहार का सिग्निफिकेंस मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक है, ठीक है, वो भी आपका कवर होता रहे और रिवाइज भी होता रहे। तो बिहार का सिग्निफिकेंस एक तो यही है कि आगे अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इतना सारा माल मामला वहाँ चल रहा है कि सारी चीज़ें बिहार में ही, इनॉग्रेशन हो रही है इतने। और रिसेंटली तो अभी एक न्यूज़ भी आई है कि वो 1 रुपये में अडानी को साल का भर ठेका सैकड़ों जो हेक्टेयर ज़मीन जो है दे दी, ठीक है। वो तो मसला चल ही रहा है अभी। चलो ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मैं जानबूझ के इन चीज़ों से बचता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है बायसनेस, एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग होना अच्छी बात है, लेकिन इतने क्रिटिक्स नहीं बनना। आपको वेल बैलेंस्ड हमेशा एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो रहना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस और उसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको मतलब बैलेंस आउट करके एक कुछ सॉल्यूशन के साथ सामने आना पड़ेगा, ना कि ऐसा कोई क्रिएटर की तरह काम करना है कि बस कोई बंदा प्रो गवर्नमेंट है तो प्रो गवर्नमेंट के नारे लगा रहा है, कोई एंटी गवर्नमेंट है तो एंटी गवर्नमेंट, कुछ भी कर दो वो एंटी गवर्नमेंट ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें सॉल्यूशन के साथ सामने आना है, ठीक है। तो चलिए, बिहार का सिग्निफिकेंस मैं बता रहा था। एक तो बोध गया, जहाँ पे मतलब एक तरीके से सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटनमेंट जो है हासिल की। उसके बाद वैशाली के अंदर लॉर्ड जो महावीर है उनका जन्म स्थान है। उसके बाद यूनिवर्सिटी पुरानी जैसे नालंदा और विक्रमशिला जैसी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उस टाइम का, जो एशिया के से पूरे एशिया से जो बच्चे थे उनको अट्रैक्ट करने का काम किया, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो मगध और मौर्य जैसे बड़े पॉपुलर और पावरफुल एम्पायर भी वहाँ हुए हैं। और अगर बात करें वैशाली के अंदर आज से 2500 साल पहले ही डेमोक्रेसी जो है एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी ने लीड किया था, ठीक है। और इसमें दरअसल ये किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था और एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, जो इंडिगो की खेती थी उसको रोकने के लिए, ठीक। वहीं का एक किसान गांधी जी के पास चला गया था तो गांधी जी ने हेल्प किया था, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लीडर्स रहे हैं, प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ की एक मिथिला पेंटिंग जो है बड़ी फेमस है भाई, ठीक है, जो कि एक फोक आर्ट फॉर्म को बड़ा मतलब बढ़ावा दे रही है। उसके साथ साथ जो छठ पूजा आप देखते हैं तो वो भी एक बड़ा यूएन की मतलब एक तरीके से हेरिटेज के अंदर, लिस्ट के अंदर 2025 में ही शामिल हुआ है, वो भी मैं कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। और इस पूजा के दौरान जो है उगते हुए सूरज का और ढलते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है भाई, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़। रिसेंटली जो है वेस्टर्न घाट के अंदर भी कुछ सर्वे हुआ है, बायोडाइवर्सिटी सर्वे हुआ है, और उसके अंदर पता चला है कि कुछ फाइंडिंग्स मिली है रेयर एंड एंडेमिक लिजार्ड स्पीसीज की, ठीक है। पहली बार एक जो है स्पीसीज देखने को मिली है बेडोम्स कैट स्किंक, ठीक है। और कौन से सेंचुरीज के अंदर देखने को मिली है? अरालम और कोट्टियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर
जो कि दोनों कहाँ हैं, केरला के अंदर है भाई। ठीक है, तो सर्वे ने कंफर्म किया है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो कोत्तियार दे गेको, ठीक है, एक स्पीसीज, वो भी रीडिस्कवर की है। पीछे जो है यहाँ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये वाली स्पीसीज जो है बीच में काफ़ी दशकों तक एब्सेंस थी उसकी, तो अभी उसको रीडिस्कवर किया है। ठीक है, सर्वे कब कंडक्ट करवाया गया, 20 से 23 सितंबर, ये याद रखने की कोई बात नहीं है, बस आपको ये स्पीसीज याद रखनी है जो लिजार्ड की स्पीसीज है जिसका नाम है बेडोम्स कैट स्किंक। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और ये सर्वे पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने इस स्पीसीज को जो है डॉक्यूमेंट किया है उस सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अगली न्यूज चलते हैं। द नव्या, नव्या मतलब नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। जो भी एडोलेसेंट लड़कियां हैं, ठीक है, 16-18 साल के आसपास, और कम से कम 10वीं क्लास में हो एटलीस्ट, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। और जो एजुकेशन और लाइवलीहुड के बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है भाई, ताकि बच्चे कुछ स्किल भी सीखें और सेल्फ डिपेंडेंट हों। ऐसा नहीं है कि दूसरा मुँह का नहीं ताक के जावे हमेशा। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, जून 2025 में जॉइंट एफर्ट है एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, बाकी मैंने सारा कवर इसमें करवा ही दिया कि एम क्या है। दरअसल ये दो बड़ी स्कीमों के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, और दूसरी है पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, ये बड़ी स्कीम्स हैं, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम्स हैं ये, उसी के अंदर ये प्रोग्राम जो है इंटीग्रेट किया गया है भाई। यूजीसी ने एक और रूल निकाल दिया है, फॉरेन जो स्टूडेंट है, फॉरेनर्स जो स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ हायर इंस्टीट्यूट के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल के नाम से, कि वहाँ पे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है जो भी फॉरेनर जो है यहाँ एजुकेशन लेने आएंगे। पहले क्या होता था कि मान लो स्टडी बेसिस पे वीज़ा लेके इंडिया में आ गए और स्टडी ख़त्म होने के बाद तक भी ओवर टाइम मतलब रह जाते थे यहाँ। ठीक है, और दूसरी भी दिक्कतें थी, जो फॉरेनर्स के साथ मान लो कुछ दिक्कतें हैं उनको भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इस पोर्टल में ये सारी दिक्कतें ऐसी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं भाई। एक तो मतलब यूँ है कि पता लगता रहेगा कि हाँ इतने टाइम के लिए इस लड़का या लड़की का वीज़ा था, तो अब इसका वतन वापसी का समय आ गया है, इसको बोलो कि भैया पैक योर बैग्स, ठीक है, जाइए, अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है तो रीजनेबल रीज़न दीजिए। ठीक है, और जो दिक्कतें जो है आ रही हैं उनको भी ट्रेस किया जा सकता है। इस पोर्टल के अंदर पूरा जो है डाटा सेंट्रलाइज वे में कलेक्ट किया जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो जी, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है एक बाई एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज को, जिसका नाम है जल प्रहार 2025। ठीक है, विद इंडियन आर्मी। दरअसल ये हमारे देश के अंदर ही नेवी और आर्मी की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो 2 साल में एक बार होती है, और ये किसको स्ट्रेंथन करती है, इंटर सर्विस कोऑपरेशन को भाई। ठीक है, अब ये आपसरी जो इंटर सर्विसेज हैं, जैसे तीनों जो ब्रिगेड्स हैं मतलब आर्म्ड फोर्सेस की, उनका आपस में भी तालमेल होना अच्छा है ना भाई। कल को खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना, कि पता चला कि एक दूसरे की बात ही नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि हर 2 साल में ये कंडक्ट करवाई जाती है। ये 16 से जो 23 सितंबर 2025 के बीच 2 फेज के अंदर ये कंप्लीट हुई है भाई। ठीक है, अगली न्यूज़ देखें तो नासा और इसरो, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार सैटेलाइट, जो रिसेंटली ट्रांसमिटेड इट्स इनॉग्रल इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है,
अर्थ सरफेस ये वाला, ऐसा कुछ फोटो जो है भेजी है इस निसार सैटेलाइट ने, जो कि इनिशिएटिव था किसका, दो जो है स्पेस रिसर्च बॉडीज हैं, जैसे नासा यूएसए की और इसरो जो है इंडिया की। ठीक है, नासा की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, ठीक है, वो यूज़ की गई, और इसरो की जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटीज़ हैं, उनको यूज़ किया गया। आपको पता है वी आर इंडियंस, और हम लॉन्च करना अच्छे से जानते हैं, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, चिमणस हो, बढ़िया से लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों का कोलैबोरेशन था, और अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये। ठीक है, और किस पे काम करती है ये, एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था कब, 30 जुलाई 2025 को सैटेलाइट। ठीक है, इसने एक डिटेल रडार इमेज दी है। अगर बात करें एल बैंड सार की, जो कि टेक्नोलॉजी यहाँ यूज हुई है, तो एक तरीके से ये क्लाउड्स के अंदर भी पेनेट्रेट कर जाती हैं भाई। ठीक है, और वेजिटेशन कितनी भी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन हो, उनके अंदर भी पेनेट्रेट करके वहाँ का जो डाटा वगैरह है इजीली कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और एक तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर पाती हैं किसके बीच में, वेरियस लैंड कवर्स के बीच में। ठीक है, कहीं लोड वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, या बिल्ट एनवायरनमेंट्स वगैरह का कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनके बीच में भी डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं भाई। ठीक है, और ये एक तरीके का निसार जो है एक एग्जाम्पल है अपने आप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, इंडिया का और यूएसए का। ठीक है, बढ़िया पार्टनरशिप के साथ ये अच्छी जो वेल कैपेबिलिटीज के साथ जो निसार सैटेलाइट जो है लॉन्च की है। ठीक है, चलिए इसके अगली न्यूज़ पे चलते हैं भाई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक मैंडेटरी अकोस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी आवास, वो जो है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, मतलब अक्टूबर 2027 तक मतलब होना चाहिए। एक आवास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो मान लो कोई पैदल चल रहा है, पेडेस्ट्रियन है, ठीक है, तो पीछे से व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा थोड़ा पता लगना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ एक ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम को इनेबल करवाने के लिए इन्होंने मैंडेट दिया है। ठीक है, और ये एक बार ड्राफ्ट जो है नोटिस है, ड्राफ्ट नोटिस का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियली ये अभी जो है पिक्चर में आया नहीं है, ये अभी प्रपोजल यू मान के चलो है एक बार। ठीक है, और जो है ऐसे ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि यूएसए के अंदर, जापान के अंदर और बाकी यूरोपियन नेशंस के अंदर ऑलरेडी जो है लागू कर दिए हैं भाई। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह जो है उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको कम किया जा सके। ठीक है, चलिए ये तो अभी प्रपोजल है, जब तक ऑफिशियली आएगा पता नहीं क्या क्या चेंजेस होंगे, देखते हैं। बाथुकाम्मा फेस्टिवल हैदराबाद के अंदर उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अचीव कर लिए हैं। किस बात के लिए कि लार्जेस्ट बाथुकामा फ्लोरल डेकोरेशन, 63 फुट हाइट जो है और 11 फुट वाइड, लगभग 7 टन फूल लग गए भाई इसको सजाने में। ठीक है, और एक तरीके से सिंक्रनाइज्ड वीमेंस परफॉर्मेंस, 1354 पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल थे। ठीक है, अगर इस फेस्टिवल की थोड़ी डिटेल में जाएं तो माँ सरस्वती की पूजा होती है इस फेस्टिवल के अंदर, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो स्टेट हैं उनके अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और लेकिन जो स्टेट फेस्टिवल है वो किसका माना जाता है, तेलंगाना का माना जाता है, क्योंकि अभी पीछे जब से अलग हुए हैं दोनों स्टेट, 2000 जब अलग हुए दोनों स्टेट, तब के बाद से ये 2014 से इसको तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल माना जाने लगा भाई। ठीक है, और एक तरीके से जैसे गणेश चतुर्थी पे जैसे विसर्जन नहीं करते, लाइकवाइज इसका भी एक आइडल जैसे फूलों से सजा के जो है किसी वाटर बॉडी के अंदर जो है बहा दिया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके बाद की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की,
तो इसको कौन ऑपरेट करता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर, ठीक है। और ये एनुअल रेफरेंस भी रखता है और बाकी ग्लोबल सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी भी इसके पास है, जो कि ह्यूमन अचीवमेंट, स्किल्स वगैरह या नेचुरल कोई भी कैपेसिटी दिखाता हो तो उन जैसे लोगों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1955 के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और कमीशन किसके द्वारा किया गया था? गिनीज ब्रूअरी, ठीक है। ये एक जगह है आयरलैंड के अंदर, ठीक है। और आर्थर गिनीज नाम का एक बंदा था, उसकी ये जगह थी, ठीक है। अभी तो ये गिनीज ब्रूअरी जो है एक और कंपनी है उसके अंडर आती है, चलो ये अलग स्टोरी है, इसको नहीं छेड़ते, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक पेटिशन को जो है उसको रद्द कर दिया है। किसी इंसान ने, किसी बंदे ने जो है सहयोग पोर्टल के ऊपर पेटिशन डाली थी, ये बोल के कि सहयोग पोर्टल जो है एक तरीके से स्पाई का काम कर रहा है लोगों के ऊपर, और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो अपने गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन के ऊपर लोगों का सोशल मीडिया हैंडल जो है बैन कर सकती है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोल के डिसमिस कर दिया कि नहीं, ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक गुड है, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारे लोगों की भलाई है, हम इसके ऊपर आपकी जो है पेटिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये पोर्टल क्या है? 2024 में जो है लॉन्च हुआ था, और ऑपरेट कौन करता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें जो भी कोई ये ऑटोमेटिकली जो है प्रोसेस कर लेता है चीज़ों को। अगर मान लो किसी सोशल मीडिया हैंडल पे कोई हेटरेड वगैरह या कुछ ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है, तो उसको ट्रेस करके उन चीज़ों को जो है बैन कर देता है और रिमूव भी कर देता है। और ये किसके अंडर आता है? इट्स एजेंसी अंडर आईटी एक्ट 2000 के अंदर, ठीक है। और ये फैसिलिटेट करता है रिमूवल और डिसेबलिंग ऑफ एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, डेटा, ठीक है, और कम्युनिकेशन लिंक बीइंग यूज्ड टू कमिट ए अनलॉफुल एक्ट। कोई भी ऐसा लिंक, कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा हो, उसको ये लुक आफ्टर करता है भाई, ठीक है। और उसको बैन भी कर देता है, ठीक है। ये तभी एनफोर्स कर देता है सेक्शन 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी आईटी एक्ट का, ठीक है। और उससे इसका हवाला देके उस पोस्ट को, उस लिंक को जो है बैन कर दिया जाता है। क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिया कि क्या बोल के इसके ऊपर पेटिशन लगी थी, जो कि साइडलाइन कर दी गई। चलिए जी, रिसेंटली कंसर्न जो है वो देखने को मिले हैं वेसेनार अरेंजमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये बोला गया कि इसको रेगुलेट करने के लिए की जो एबिलिटी है अभी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई, ठीक है। दरअसल ये जो वेसेनार अरेंजमेंट्स है वो है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक तरीके से ये वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि नॉन बाइंडिंग है। अगर कंट्री इसकी पार्टी बनती है तो उसके ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं होता, ये बस खुद से वॉलंटरीली जो है एसोसिएट कर सकते हैं आप इसके साथ, ठीक है। और किसको प्रमोट करता है? ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इस दौरान जब एक्सपोर्ट होता है किसी भी कन्वेंशनल आर्म्स का या ड्यूअल यूज गुड का। ड्यूअल यूज गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो है मिलिट्री के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर कोई नॉर्मल बंदा अपनी सुविधा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और वही गुड्स क्या पता कोई स्पाई वगैरह काम करने के लिए या कहीं गलत काम को अंजाम देने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि आपकी सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर सकता है, या फिर उसी के साथ आप जो है मिलिट्री के अंदर जो भी स्पाई का काम जो है कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स और जो आर्म्स वगैरह इनके एक्सपोर्ट के अंदर जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसके लिए अरेंजमेंट जो है वेसेनार अरेंजमेंट जो है बनाया गया था। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1996 के अंदर हुआ था, ठीक है।
और हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। और कंट्रोल लिस्ट क्या है इसकी, किस किस कौन कौन सी लिस्ट हैं, 2 लिस्ट हैं, एक तो एम्यूनेशन लिस्ट और एक लिस्ट ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स। अभी टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है भाई इन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी 2013 के अंदर जो है इसने इंक्लूड कर लिया है इंट्रूजन सॉफ्टवेयर को भी, ठीक है, ताकि ऐसे सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था वो एक तरीके से गलत तरीके से जो है उनका मिसयूज ना हो, ठीक है। और डिफीट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड सर्टेन सर्विलेंस, जो सॉफ्टवेयर कोई भी साइबर क्राइम वगैरह या सर्विलेंस का के अंदर यूज किए जा सकते हैं, उनको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्या आता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इस अरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है, कि मान लो कहीं से जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा हो आपस में जो है बढ़िया कम्युनिकेशन के साथ जो एक दूसरे को अवेयर कर देते हैं, ताकि वो जो चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है वो उसी काम के अंदर यूज हो और एक लेजिटिमेट जो बंदा है उसको एक्सपोर्ट कर रहा हो लेजिटिमेट काम के लिए, ठीक है। इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, लगभग जो है 42 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है यूएस, रसिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के मेंबर। इंडिया जो है इसका पार्टनर बना था 2017 के अंदर, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटिंग इट्स लिस्ट इनटू द स्कोमेट, स्कोमेट मतलब स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें इंडिया ने बोला कि हम इन चीज़ों के ऊपर हमें न्यूज़ चाहिए भाई। डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी इसकी, प्लेनरी है, जो कि फंक्शन करती है किसके साथ मिलके, बाकी की जो सब्सिडरी ग्रुप हैं लाइक जनरल वर्किंग ग्रुप है या एक्सपर्ट है ग्रुप जो है उनके साथ मिल करके जो है प्लेनरी एक बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। जैसे ये अरेंजमेंट है वेस्टर्न अरेंजमेंट, बाकी की कुछ रीजनल बॉडीज भी हैं लाइक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ठीक है। ये मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के अंदर जो है उसकी ऊपर जो है नज़र रखता है भाई। इससे अगला आ गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये फोकस करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जैसा कि नाम के अंदर ही लिखा है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करता है। जेंगर कमेटी जो है वो रेगुलेट करती है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के ऊपर। अब इन सब में से जो है इंडिया किसका मेंबर है, इसका है एमटीसीआर का, एजी का है, ये जो एजी रहा, ठीक है, और जिसकी हम बात कर रहे थे वेस्टर्न अरेंजमेंट का है, ठीक है। और एनएसजी और जीसी का जो है अभी इंडिया मेंबर नहीं है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, उम्मीद एक तरीके का जो है पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक तरीके का ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर कोई भी वर्क प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रेशन होना उसका ज़रूरी है, और विद इन 6 मंथ जो है वो प्रॉपर्टी जैसे ही वक्फ बोर्ड उसको अपने अंडर लेता है तो इसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो जो वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल है वक्फ बोर्ड का, उसके अंदर जो है इसका केस चलेगा, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था, 6 जून 2025 को, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भाई। किसके कोऑर्डिनेशन के साथ, स्टेट वक्फ बोर्ड्स और जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। और एक तरीके से उम्मीद रूल 2025 जो है इसका मैंडेट है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स हैं उनके थ्रू ये अपने रूल्स को जो है इंप्लीमेंट करता है भाई, ठीक है। अगर बात करें की फीचर्स की तो टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि विद इन 6 मंथ जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिगर, अगर आप ट्रेस अच्छे से कर पाओगे तो कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको भी रिजॉल्व इजीली कर पाओगे, ठीक है। यूजर सपोर्ट, इसके अंदर लीगल अवेयरनेस टूल्स भी हैं और गाइडेंस भी हैं जो कि अमेंडेड लॉ के कोई भी लॉ अमेंड होता है तो साथ ही साथ जानकारी आपको मिलती रहेगी। विमेन सेंट्रिक प्रोविजंस हैं,
कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो महिला के नाम है उसको वक्फ नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रॉपर्टी अंडर वीमेंस नेम कैन नॉट बी वक्फ। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसकी बेनिफिशियरी कोई महिला है या चिल्ड्रन है उसको किया जा सकता है। और ये इनेबल करता है कि कोई विडो या डाइवर्स्ड वीमेन है तो वो उससे जुड़ी कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ हो गई है उसके लिए मेंटेनेंस मांग सकती है भाई। किसके अंडर आती है ये चीज? वक्फ अलल औलाद प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये न्यूज थी। अगली न्यूज पे चलते हैं कि यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को है जो है रिकॉग्नाइज किया है, सेवरल ट्रेडिशन को। उसके ऊपर अब मैं बताता हूँ। जैसे छठ पूजा के बारे में मैंने रिसेंटली अभी 2-3 न्यूज़ पहले मैंने बताया था कि ये नॉमिनेट हुई है हमारी सितंबर 2025 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो इमेज दिख रही है इसमें अलग अलग ऐसे कल्चरल इवेंट्स हैं जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। जैसे मैं अगर फटाफट पढ़ के आपको बताऊं कि संकीर्तन करके एक फेस्टिवल है 2013 के अंदर शामिल किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख है 2012 के अंदर। छाऊ डांस, कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस और मुदीयेत्तू जो है 2010 के अंदर। रमन 2009 के अंदर। कुत्तियत्तम ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग और रामलीला 2008 के अंदर। और 2024 में नवरोज, 2023 में गरबा गुजरात का, 2021 में दुर्गा पूजा कोलकाता की, 17 में कुंभ मेला, 16 में योगा और 14 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल पंजाब के जो हैं, ठीक है, वो शामिल किए गए। तो लगभग 2-4 नाम छोड़ के आपको सब नामों का पता ही है, ठीक है। इतना एक्सटेंसिवली जाके कोई नहीं पूछता, लेकिन ये रिसेंट इंसिडेंस है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा 1-2 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके भी कभी सुनने में आया ना हो शायद, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कुटियत्तम है, जैसे केरला का ये है और एक संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है लगभग 2000 साल पुराना, ठीक है। और मुदीयेत्तू जो है वो भी केरला का रिचुअल है, डांस ड्रामा है जो कि काली की बैटल जो है, काली देवी की बैटल को दर्शाता है, ठीक है। और ये एनुअली जो है परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, जब खेती कटाई कुटाई हो जाए उसके बाद। रमन जो है वो उत्तराखंड का है, एक एनुअल फेस्टिवल है। सलूर दुंगरा विलेज के अंदर जो है वो भूमियल देवता वहाँ मानते हैं, उनके ऑनर में जो है मनाया जाता है भाई। संगीत नाटक अकादमी जो है एपेक्स बॉडी है जो कब बनी थी 1953 में, जो कि ऐसे ऐसे जितने कल्चरल इवेंट है उनको प्रिजर्व करके रखती है और उनको प्रमोट करती है भाई। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 82 लाख रुपए फाइन लगा दिया आंध्र प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के ऊपर। क्यों लगा दिया? कंजर्वेशन ऑफ रेड सेंडर की वजह से। रेड सेंडर मतलब लाल चंद्र या जिसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने 3-4 दिन पहले इसका जिक्र वंदे मातरम संगीत के अंदर भी किया था, ठीक है। सस्य श्यामलाम के बाद मलयज शीतलाम, मलयज मतलब मलयज माउंटेन्स के अंदर से जो चंदन की खुशबू आ रही है ठंडी ठंडी हवा के साथ, ठीक है। वो ये जो रेड सेंडर है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट होती है भाई, ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। घाट्स मैंने 2 बताए थे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पेनिसुलर जो इंडिया है उसके किनारों पे, ठीक है। रेड सेंडर का साइंटिफिक नेम क्या है? टेरोकार्पस सेंटलिनस, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका? रेड सैंडलवुड और रेड सेंडर। फैमिली किस में आता है? फेबेसी में। लेग्यूम फैमिली है इसकी। नेटिव रेंज कौन सी है? ईस्टर्न घाट जो साउथर्न इंडिया का है, सदर्न इंडिया का, स्पेशली कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर, कदप्पा, कर्नूल और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। हैबिटेट कैसी चाहिए इसको? रॉकी हिल साइड हो, ठीक है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जोन है, ठीक है। और ओपन और स्टीप स्लोप है भाई, खड़े ढलान वाली जगह पे, शैलो सोयल हो, ठीक है, खरदरी ही मिट्टी ऊपर से। वुड क्वालिटी कैसी है इसकी? रेडिश थोड़ा सा इसका कलर है और डेंस है, बढ़िया वेल ग्रेन्ड है, हैवी है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। कमर्शियल वैल्यू इसकी ज़्यादा है क्योंकि ये रेयर है और इसकी डिजायरेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा है। और इसकी जो
इलीगल हार्वेस्टिंग और स्मगलिंग भी होती है भाई, ठीक है। मेजर थ्रेट्स क्या हैं इसके, कि इलीगल लॉगिंग और स्मगलिंग ना हो, हैबिटेट लॉस ना हो जाए, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन चैलेंजेस जो है ज़्यादा है, क्योंकि लो नेचुरल रीजनरेशन होता है सीड पेडेशन और ग्रेजिंग की वजह से इसकी जो उपज है वो कम होती है भाई ऑलरेडी, इसलिए ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर जो है काउंट होती है। और आंध्र प्रदेश का जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने एक इनिशिएटिव के तहत वहाँ लोगों को काफ़ी सारे सैपलिंग्स वगैरह जो है बांट दिए रेड सेंडर्स के, और उनके पीछे, इस बात के पीछे उनका रीज़न क्या था कि लोग भी सारे जो वहाँ के लोग हैं वो शामिल हो कंजर्वेशन के अंदर, और एक तरीके से इकोनॉमिकल पैरिटी भी जो है वो बनी रहे, और जो कम्युनिटी के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं लोकल जो हैं, उनके योगदान से उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। 1 लाख सैपलिंग जो है उन्होंने बांटे थे। इसी के ऊपर जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 82 लाख का जुर्माना लगा दिया, ये बोल के कि भाई ये तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है और आप ऐसे खुले में इसको उगाने के बोल लोगे तो दिक्कतें होंगी कल को, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका रेड सेंडर्स का, ये शेड्यूल 4 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, ठीक है, और अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स के अंदर, ठीक है। साइट्स क्या है, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी वाइल्ड लाइफ की फोना या फ्लोरा जो स्पीसीज हैं उनकी, ठीक है। ये 3 अपेंडिसेज हैं जी, 1 2 3, ये सेकंड वाली के अंदर जो है इंक्लूड होता है भाई, ठीक है। इसकी ट्रेड सिर्फ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंदर जो है हो सकती है। IUCN ने इसको कहाँ डाल रखा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक है। अगर बात करें इसके अलावा और क्या रह गया, हाँ इसी से जुड़ी एक टर्म है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म का मतलब क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 और नागोया प्रोटोकॉल 2010 इंश्योर करते हैं कि बेनिफिट जो है ऐसे रिसोर्सेज का वो फेयरली इक्विटेबली जो है सारी कम्युनिटी के अंदर सबको लाभ मिले, ठीक है। और इसी का वास्ता देके वहाँ के आंध्र प्रदेश के स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने ये कांड रच दिया था, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो कि 2023 में जिसको अमेंड भी कर दिया गया था, ठीक है। और इसको लुक आफ्टर कौन करता है भाई, ये महाशय जी NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसने इनके ऊपर जुर्माना चेप दिया, ठीक है। और पर्पज मैंने आपको बता ही दिया, सस्टेनेबल जो है यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। आई थिंक मैंने जितना कहा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो रिवाइंड कीजिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए और फिर से देखिए, पॉज करके भी आप रीड कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो जूम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, द सोनार, जैसे सोनार है, रडार है, लिडार है, लाइक सोनार जो है एक टेक्नोलॉजी वो बनाई है किसने, CSIR एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है, ठीक है, उसने बनाई है। ये एक मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने इनॉग्रेट किया है इसको भाई, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट को। और उस इंस्टीट्यूट ने ये सोनार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम जो है बनाया है। और ये कैसे काम करता है कि ये एटमॉस्फेरिक या प्राइमरी जो एक्सेस जो होता है विंड का, स्पीड की या फिर डायरेक्शन वगैरह या टेम्परेचर वगैरह, उसको डिटेक्ट करता है। ये रडार की तरीके से ही काम करता है। रडार में बस जो है रेडियो वेव्स होती हैं और इसमें जो है साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है सोनार की, जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर यूँ मान लो कि वेदर ख़राब है, वेदर कंडीशन ख़राब है, तो रिजल्ट्स जो ये दिखाएगा वो
काफ़ी उनके अंदर जो है दिक्कतें हो सकती हैं, जो रिजल्ट्स दिखाएगा वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेड रेंज है, रिजोल्यूशन भी कम है इसका, जो पिक्चर्स वगैरह लेगा या फिर जो भी बताएगा डाटा वगैरह वो लिमिटेड रेंज तक जाएगा। ठीक है, जो कि लिडार और रडार के अंदर जो कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इसी के साथ लिडार की बात करें तो ये है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये कैसे काम करती है, लेजर लाइट का यूज होता है बस। ठीक है, सोडार के अंदर साउंड वेव, रडार के अंदर रेडियो वेव, लिडार के अंदर जो है लेजर पल्सेस वगैरह का यूज होता है कि लेजर पल्स जाएगी, टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आएगी, फिर जो टाइम लगेगा उस हिसाब से जो है उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डिस्टेंस, लोकेशन वगैरह जो है ट्रेस की जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद रेडार आ जाता है। रेडार भी इसी तरीके से काम करता है, बस वहाँ रेडियो वेव्स जाती हैं। इससे आगे आए तो सोनार भी एक सिस्टम होता है। सोनार सिस्टम दरअसल जो है समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी जहाज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है कि नीचे पनडुब्बी वगैरह का कुछ पता करना हो, ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट जो दिक्कत ना क्रिएट कर दे, या फिर कई बार जो सी डाइवर्स होते हैं वो जाने से पहले कुछ डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ कुछ मिनरल्स वगैरह मिल सकते हैं या नहीं, या इसकी गहराई कितनी है। वो कैसे यूज़ करते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासाउंड पल्सेस भेजता है और ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस आती है तो एक डिटेक्टर और लगा होता है, वो उसकी स्पीड वगैरह देख के उस डिस्टेंस, टाइम वगैरह से डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं भाई। ठीक है, मतलब यूं लगा लो, नाम नया और काम वही। ठीक है, ऐसा है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलें। तो सितंबर 12 2025 जिसको यूएन डे फॉर एसएसटीसी बोलते हैं, यानी साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, ठीक है, वो 12 सितंबर को जो है ऑब्जर्व किया गया है। और इस दिन जो है ये बात हुई कि जो ये साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है इसके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दरअसल इसके अंदर कोई फिक्स्ड लिस्ट है नहीं कंट्रीज की कि कौन इसका मेंबर है। वर्ल्ड को कैसे, मतलब कुछ ताकतों ने साउथ और नॉर्थ के अंदर बांटा है और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसके अंदर ट्रीटीज़ के भी नाम हैं, तो आपको आईआर पर्सपेक्टिव में और कुछ क्लाइमेट चेंज को लेके भी छोट मोट बात है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो कोई फिक्स कंट्री की लिस्ट है नहीं, लेकिन इसके मेंबर कौन कौन है भाई, जैसे ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा इब्सा, इब्सा मतलब इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, वो इस कोऑपरेशन के अंदर शामिल है ज़्यादातर। और ये है क्या, ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, जो साउथ की कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की जो साउथ की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको अगर मैप दिख रहा है तो ये वर्ल्ड मैप है, और ये ग्रीन लाइन एक तरीके से डिवाइड कर रही है, ये ग्रीन लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है किसको, ग्लोबल साउथ को और ग्लोबल नॉर्थ को। जो इस लाइन के ऊपर हैं वो नॉर्थ और जो इसके नीचे हैं वो साउथ में। तो अब जो ये साउथ साउथ वाली जो है कंट्रीज, जितना भी एरिया है, इनका आपस में कोऑपरेशन दिखाया गया है। और इन कंट्रीज में जो ठाडा थोड़ा होगा वो किसी माड़ा आदमी की मदद कर दे, किसी भी तरीके से स्किल डेवलपमेंट में है, कोई जैसे फ्लड रिलीफ के अंदर आ गया कोई, या कोई फूड सिक्योरिटी के अंदर कोई हेल्प करनी है, या कोई और फंडिंग देनी है, तो वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये दरअसल इसका कोऑपरेशन का मैकेनिज्म है पूरा। ठीक है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है, ये मैंने ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इसी चीज को बोलते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग जो नेशन है उनकी मदद करें। ठीक है, इसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट जो है यूज किया जाता है किसका, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का। अब जो ये तो साउथ साउथ कोऑपरेशन था, अब नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि नॉर्थ की जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो साउथ की
डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की किस तरीके से मदद करती हैं, उस कोऑपरेशन को जो है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं। ये कब फॉर्मलाइज्ड हुआ था, किसके द्वारा फॉर्मलाइज्ड हुआ था? ब्यूनोस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन, बापा जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि 1978 में जो है पिक्चर में आया था, ठीक है। उसके थ्रू जो ये फॉर्मलाइज हुआ। अगर बापा की फर्दर बात करें तो एक तरीके से ये दो फ्रेमवर्क जो है तैयार करता है। एक फ्रेमवर्क के तहत तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन बना था, और दूसरे फ्रेमवर्क के अंदर यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस COP4, जिसके थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एनवायरनमेंट रिलेटेड जो है एक टॉपिक है। जब मैं आपको एनवायरनमेंट करवाऊंगा तो ये सारे प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एम क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक कलेक्टिव रेजिलियंस जो है डेवलपिंग नेशंस के अंदर आपस का कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है, और एक दूसरे की जो कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिट्स और सॉलिडेरिटी को दिखाता है, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है इस साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर, ये मैं बताता हूँ अब आपको। एक तो फिलोसफी, वैसे ही हम बोलते हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, सारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो एक कुटुंब है, कबीला है, मतलब परिवार है, ठीक है, तो मिलजुल के रहना चाहिए। एक तो फिलोसफी हमारी ऐसी है। ऊपर से एक प्रोग्राम है ITEC, यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लगभग 160 प्लस कंट्रीज को जो स्किल डेवलपमेंट का जो है साथ देते हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा जो है इंडिया और UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 2017, मतलब लगभग हम 75 प्लस प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते हैं, जो कि काम आता है कहाँ कहाँ, एग्रीकल्चर IT वगैरह सेक्टर के अंदर, किन कंट्रीज के अंदर, जो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ के अंदर ही, ठीक है। डिजिटल डिप्लोमेसी, हमारा जो आधार की टेक्नोलॉजी है, या फिर यूँ लगा लो UPI की टेक्नोलॉजी है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक तरीके से गुड गवर्नेंस का जो है एग्जाम्पल बने हुए हैं, ना कि हमारे देश में भी, और हमने ये टेक्नोलॉजी बाकी कंट्रियों के साथ भी जो है, कंट्रीज के साथ भी है, शेयर की है, ठीक है। और हम एक तरीके से जो ग्लोबल साउथ समिट्स होती हैं, जैसे G20 की समिट हुई थी, उसके अंदर वॉइस भी एक तरीके से ग्लोबल साउथ की बन के चलते हैं हम, जो दबे हुए या फिर किसी को दबाया जाए या फिर किसी को गलत तरीके से किसी के अधिकारों का इंटरनेशनल पटल पे जो है हनन हो, तो उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हमेशा से। इसके अलावा जो है इंडिया WFP पार्टनरशिप, WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस पार्टनरशिप के तहत जो है ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज है जहां हमने फूड ग्रेन ATMs वगैरह लाइक स्कीम्स को चलाया, जिससे जो है वहाँ का एक फूड सिक्योरिटी के अंदर हेल्प मिली, या ड्रॉट्स वगैरह के टाइम पे जो है वो वहाँ के लोगों को अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिला है, ठीक है। और काफ़ी जगह हमने राशन वगैरह जो है भेजा भी है, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा इस कोऑपरेशन के अंदर पूरा रोल है। चलिए जी, नेक्स्ट वन। Indian Institute of Science researchers have developed a siphon powered desalination system। जो IISc के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम इजाद किया है, जिससे समुद्र के खारे पानी को, जो सलाइन वाटर होता है, उसको पीने योग्य बनाना, पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है भाई, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइफोनेज के ऊपर डिपेंड है। प्रिंसिपल ऑफ साइफोनेज क्या कहता है कि जैसे ये छोटी सी पिक्चर मैंने साइड में लगा रखी, कि एक बिकर को आप मान लो थोड़े से हाइट पे रखोगे, इसमें कोई भी लिक्विड है, और एक नीचे है बिकर, और इसको एक नाली से नलकी से जोड़ोगे, तो जो है यहाँ का पानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल बात लगती है, लेकिन इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? एक तो इसके पीछे ग्रेविटी काम करती है, कि यहाँ की जो ग्रेविटी है एक तरीके से पुलिंग फैक्टर का काम करती है। एक यहाँ से यहाँ तक तो आना ठीक है, लेकिन ये नल की जो ऊपर है, ऊपर की तरफ पानी कैसे जाता है? जब ये ग्रेविटी यहाँ से
जो है पुलिंग करती है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह जो नलकी के अंदर का प्रेशर है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ से कम हो जाता है, और उसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ का पानी यहाँ तक आ जाता है और आगे यहाँ की ग्रेविटी काम करती है। तो यही जो प्रिंसिपल है उन्होंने यहाँ यूज़ किया, और ये छोटी सी डेमोन्स्ट्रेटिंग पिक्चर जो है यहाँ लगा रखी है मैंने कि कैसे सोलर एनर्जी के साथ कुछ प्लेट्स को हीट किया जाता है और उन पे फिर जब पानी गिरता है वो इवेपोरेट होके आगे जाती हैं, ठीक है, और ये वाला प्रिंसिपल भी उसमें काम करता है। ठीक है भाई, चलिए, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज इन फाइनल ड्राफ्टिंग स्टेज। मतलब हम एक तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी को जो है डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं जो कि पूरे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को दुरुस्त करेगी, तो वो फाइनल स्टेज में है और एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर इस स्ट्रेटेजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट जो है वो फाइनलाइज करेगा इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और इसके की एरिया कौन से रहेंगे, डिफेंस, साइबर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जो ये सेक्रेटेरिएट है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो है एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है और एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मैटर को लुक आफ्टर करता है भाई। ठीक है, और ये कब क्रिएट हुआ था, 1990s के अंदर, लेट 1990s के अंदर भाई, पोस्ट कारगिल वॉर के अंदर के बाद, मतलब पोस्ट कारगिल के दौरान। और कौन हेड करता है इसको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि हाल फिलहाल कौन है, अपने अजीत डोवाल सर। ठीक है, और एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का ओहदा रखते हैं। ठीक है, और एनएसए जो है वो सेक्रेटरी है किसके, एनएससी के, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी कौन है, एनएसए। ठीक है, और चीफ किसके हैं, एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के जो है चीफ है एनएसए। ठीक है, एम क्या है मैंने बता दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन है भाई, 3 डिप्टी एनएसए हैं, 3 डिप्टी एनएसए जो कि फॉरेन सर्विसेज से, इंडियन पुलिस सर्विसेज से, आईपीएस वगैरह, आर्म्ड फोर्स वगैरह से, आर्म्ड फोर्सेज से लिए गए हैं। इसके अलावा मिलिट्री एडवाइज़र भी हैं, जो अव्वल दर्जे के जो ऑफिसर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, और नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड के हो गए या फिर और मैरीटाइम एजेंसीज हैं, उनके प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और कौन है, एक तरीके से एडिशनल एनएसए। ठीक है, अब इस पोजीशन को बनाया गया है बेटर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और इसकी पावर क्या है भाई इस काउंसिल की और इस सेक्रेटेरिएट की, कि ये जो कैबिनेट्स के पेपर हैं जितने भी बिल्स वगैरह, ठीक है, उनको भी जांच सकते हैं और एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ताकि जो एक सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया जा सके और एक तरीके से वेल डिफाइंड चीज़ें हमारे पास हो, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी जो है दुरुस्त हो। यस, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट। अब सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी सस्टेनेबल लाइवस्टॉक के ऊपर, जो किसने करवाई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, रोम के अंदर 2025 में। ठीक है, उसमें जो है इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से कुछ डाटा निकल के आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया लाइवस्टॉक सेक्टर के अंदर एक तरीके से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 12.77% जो है कुछ पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है कि मान लो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे ही ग्रोथ जब कंपाउंड वे में इंक्रीज हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला दरअसल आपको बताऊं, वैसे तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन और एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप CAGR का फॉर्मूला है कि जो इनिशियल आपने इनपुट डाली थी और ऊपर जो फाइनल जो है इनकम आई है वो, और
जो नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए ये इनपुट्स ली थी, ठीक है, और -1, ये इसका फॉर्मूला है CAGR को निकालने का, ठीक है। और इट कंट्रीब्यूट्स 31% टू एग्रीकल्चरल ग्रोस वैल्यू एडिट एंड 5.5 टू द नेशनल इकोनॉमी। जो भी ग्रोस, जो एग्रीकल्चरल जो रेवेन्यू है उसका 31% यहाँ से आया है भाई, ठीक है, और 5.5% नेशनल इकोनॉमी का यहाँ से आता है, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जो कि लगभग 25% जो ग्लोबल आउटपुट है टोटल, उसका 25% हमारा पास होल्ड है, मतलब हमारे ऊपर श्रेय जाता है उसका, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एग प्रोड्यूसर में हम सेकंड लार्जेस्ट बन गए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देख के पता चल रहा है कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनकी इकोनॉमी में ये चीज़ें, नियरली 2/3 ऑफ रूरल हाउस होल्ड को जो है वो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं, ठीक है। ये फार्मर सेंट्रिक और इंक्लूसिव पॉलिसीज जो हैं कुछ, उनका भी रिजल्ट है ये। एक तरीके से बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, जिसके तहत जो इंडिजिनस कैटल्स हैं, जो यहाँ के जो कैटल्स हैं उनको जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में, जो भारत पशुधन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंडर जो है डिजिटल आईडी जो है बनाई गई है लाइव स्टॉक्स की, ठीक है। तो ऐसी कुछ फार्मर सेंट्रिक और इंक्लूसिव पॉलिसीज की वजह से भी ये इस प्रोडक्शन के अंदर हेल्प मिली है भाई, ठीक है। इसके अगर बात करें हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल मेजर्स की, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्राइव जो अभी चली थी पीछे, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया ने चलाया था। पाछे जी अपना आड़ी सार में लुआ साढ़े बालक भी कुत्ता बिल्लियाँ के टिक्के लांदे अंडे थे कि भाई बीमारियां तो बचे रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो कोई आपका कलीग है या कोई आपका फ्रेंड है जो वेटनरी से रिलेटेड हो, वो भी बता देगा आपको, ठीक है। तो एक तरीके से हमने वन हेल्थ अप्रोच को बना के देखा कि एनिमल्स की और ह्यूमंस की और एनवायरनमेंट की हेल्थ तीनों पे हम ध्यान दे पाए, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंट जो प्रोग्राम है वर्ल्ड का, कि उसके साथ भी इंटीग्रेट करने का हमने काम किया है भाई, ठीक है। और इसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो मैत्री प्रोग्राम जो है, ये वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैत्री नहीं है, दूसरे वाला मैत्री है, उसके साथ मिलके हमने काफ़ी रिमोट एरियाज के अंदर भी जो है ब्रीडिंग सर्विसेज वगैरह का काम किया है। ए हेल्प करके एक इनिशिएटिव चलाया था। ए हेल्प के अंदर क्या है कि कुछ लेडीज जो हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करती है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनका, और उन लेडीज को क्या बोला गया है कि पशु सखी, ठीक है। तो उन्होंने भी काफ़ी सारी मदद की है इस चीज़ को जो प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में, ठीक है। और इसी के साथ जो 70% वीमेन वर्कर्स उसके अंदर एम्प्लॉय हुई थी भाई, ठीक है। और ग्लोबल कोऑपरेशन और पॉलिसी एडवोकेसी के अंदर देखें तो 80 साल हो गए हमारा इस यूनिट के साथ जुड़े हुए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए, ठीक है। और वाइस चेयरमैन की हमने सीट भी हासिल की है, सब कमेटी जो है FAO की उसके अंदर लाइव स्टॉक की कमेटी है ये, ठीक है। और आयरलैंड के साथ मिलके जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मिल्क हमने उसका रिजोल्यूशन रखा है, और हम चाहते हैं कि जो 44वीं FAO कॉन्फ्रेंस हो उसके अंदर या फिर इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए, या फिर जो जनरल असेंबली है UN की वो भी इसको अडॉप्ट करें। हम उसके लिए कयास या प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए हो सकता है, आपकी बेसिक जो स्टैटिक्स एग्जाम है उनके अंदर छोटी मोटी नॉलेज ही शायद पूछी जाए कि लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर कौन है, मिल्क प्रोड्यूसर कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहे पूछ लें। लेकिन जो और एग्जाम्स हैं, बाकी के एग्जाम्स हैं जिनमें लेंदी जो आंसर की डिमांड करते हैं, उनके अंदर आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। या वैसे भी आपको जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ठीक है। इस देश का लगभग
जो है 60% लोग गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको लाइव स्टॉक का तो पता ही होना चाहिए, आई थिंक सो। और जो नहीं भी रहते शहर के अंदर रहने वाले भी तो डिपेंडेंट हैं ही तो, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम तो करते ही हैं। चलिए जी, इससे अगला, ये पिछला लाइव स्टॉक था, इससे अगला है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो है इंडिया रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024 के अंदर हमने रिकॉर्ड बना दिया, लगभग 350 मिलियन टन्स जो है वो प्रोड्यूस किया है हमने, ठीक है। और उसका श्रेय किसको जाता है? हमारी फूड सिक्योरिटी का जो FCI जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं या फिर स्टोरेज कैपेसिटी हैं उनको जाता है, जिन्होंने जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया, ठीक है। बात करते हैं सेंट्रलाइज स्टोरेज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो एक तरीके से इन्होंने प्रोक्योर किया ग्रेन्स को MSP के ऊपर, ठीक है, फार्मर को भी इसका फ़ायदा हुआ। और FCI के जो वेयर हाउसेज हैं उसके अंदर स्टील सिलोज के अंदर जो है इस चीज़ को प्रिजर्व किया गया। और फर्दर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कोटा पे जो लोगों को गेहूं वगैरह चावल वगैरह मिलते हैं, उसके अंदर और भी ज़्यादा लाभ हमें देखने को मिला है, कम रेट्स पे जैसे मिलते हैं, ठीक है। और अगर इससे आगे बात करें तो हाँ, लगभग 8,500 जो है कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी जो है हमने बना रखी है, जो कि 400 लाख मीट्रिक टन को स्टोर कर सकती कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री जो है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है, और जो ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, उसका भी बड़ा रोल है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। सेंट्रलाइज का तो हो गया कि FCI वगैरह और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज मतलब जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे कैसे कैसी जो है डेवलपमेंट्स हुए जिनकी वजह से हमने ये चीज़ अचीव की। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो है वो बनाई गई, यानी कि लोकल और रिमोट एरिया के अंदर, गांव के अंदर भी जो है अलग अलग प्रोग्राम के तहत ऐसी सोसाइटी बनाई गई, जिससे जो है स्टोरेज वगैरह जो है फार्मर के एडजेसेंट जो एरिया है उसमें ही अवेलेबल होगी। तो इससे क्या है, ट्रांसपोर्ट की जो कीमत है, जो लागत है, उसमें कमी आई, और जो स्टोरेशन फैसिलिटी की वजह से जो अनाज है वो कम उसका नुकसान हुआ, ठीक है, और प्रोक्योर भी इजीली किया जा सका, ठीक है, और क्वालिटी भी मेंटेन रही, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग 73,000 जो ऐसी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो कंप्यूटराइज की जा रही हैं, ताकि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जिन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी को एनहांस किया, तो मैंने ऊपर भी जिक्र किया था कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसने फाइनेंस किया है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, ठीक है। इस फंड से हमने जो फसल जब निकल के आती है उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट होती है और उस पर खर्चा लगता है, वो खर्चा वहन किया है इस फंड ने, ठीक है। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस स्कीम ने सपोर्ट किया है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, जो भी वेयर हाउस जितने थे उनको, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने प्रमोट किया है फूड प्रोसेसिंग वगैरह या फॉर कोल्ड चेन टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। अब मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन इनिशिएटिव हमने क्या लिए हैं कि जो स्टील सिलो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, या फिर बल्क हैंडलिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए हैं काफ़ी स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज सिस्टम के अंदर या वेयर हाउसेज के अंदर, जिससे जो है अनाज की जो लाइफ टाइम है वो बढ़ा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रही है, जिससे उसकी कीमत जो है बाहर की मार्केट्स में भी ज़्यादा मिली है, ठीक है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है जो FCI की लैंड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो लैंड वैसे ही पड़ी है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसको भी दुरुस्त करने का काम साथ साथ कर रही है भाई, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ मिलके गवर्नमेंट जो है
इस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का काम जो है वो कर रही है, किसके थ्रू? पीएससीज के थ्रू। जो भी आपकी ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इनके नंबर्स को बढ़ाने का काम कर रही है, ताकि स्टोरेज सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और ग्रास रूट लेवल पे जो है इसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। और अब तक जो है पायलट प्रोजेक्ट ने कंप्लीट कर दिए हैं कंस्ट्रक्शन 11 स्टेट के अंदर। ठीक है। लगभग 500 पीएससीज जो है आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं। ठीक है। आगे चल के और बनाएंगे। कुछ है बनाओ भाई, जैसे तैसे किसानों का फायदा होना चाहिए, गरीब आदमी को भी मौका मिले आगे बढ़ने का, कहीं वो एंजल्स पोज वाला काम ना हो जाए जो मैंने कल परसों पढ़ाया था इकोनॉमी की टर्म कि इम्प्रूवमेंट तो हो रही है जीडीपी वगैरह सारी चीज़ के अंदर, लेकिन उसका लाभ जो है वो गरीब आदमी को नहीं मिल रहा और जो डिस्पैरिटी बढ़ रही है। चलिए जी, आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं मनमोहन कल फिर नई न्यूज़ के साथ आपके सामने होऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में एक्सेल करवाएंगी। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम ना आए, नॉलेज आपके जनरल अवेयरनेस के काम ज़रूर आएगी, जिससे आपके देश विदेश में क्या चल रहा है एक जागरूक आदमी इंसान होने के नाते आपको पता होना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू वेरी मच।